नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज समाचारों के साथ मैं राजीव लोचन। भारी बारिश के चलते शहर की पॉश कॉलोनी रेजिडेंसी गार्डन हुई पानी पानी। घरों में घुसा पानी, लोगों ने किया पलायन। शहर में पिछले काफी दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आज बरेली की पॉश कॉलोनी रेजिडेंसी गार्डन में पूरी तरीके से पानी घुस गया और कॉलोनी जलमग्न हो गई। सिटी न्यूज की टीम आपको दिखाती है रेजिडेंसी गार्डन का हाल। क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट तक गंदा पानी घुस गया है, इससे वहां रहने वाले बेहद परेशान हो गए हैं। इतना ही नहीं, कॉलोनी के रहने वाले कॉलोनी से पलायन करने देखने वाली बात यह है कि पानी से अपने व अपने परिवार की जान बचाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर और रिक्शे का सहारा ढूंढा। सिटी न्यूज की टीम अजय मिश्रा व लोटा मुरादाबादी ने पलायन कर रहे परिवारों से बात की तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कुछ इस तरह कहा। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। गगन जी, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हुआ दिक्कत? हम अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं क्योंकि घर में बेडरूम से लेके टॉयलेट से लेके बाथरूम से लेके हर जगह पानी है। कई बार कंप्लेन करने के बाद मेरे साथ क्या तब भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हर साल का ये है और अब की बार तो घरों के अंदर घुस गया पानी। आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और हम दूसरों के घर जाके शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे डूबी कॉलोनी है यहाँ, ना किसी का सपोर्ट है ना बिल्डर्स का। जो यहाँ मैनेजमेंट है सिद्दीकी भाई साहब, उनसे जो बोलो फोनों पे कि क्या हो रहा है कॉलोनी, आ रहे भाई साहब आ रहे, कब आएंगे? जब आदमी डूब जाएगा यहाँ तब आएंगे क्या? है यहाँ इतनी बीमारियां हैं, पिल्ले मरे पड़े हैं, सामान सब बिखरा पड़ा है, लोग घरों से बाहर निकल जा रहे हैं। क्या कॉलोनी का मैनेजमेंट है? ऐसे करता है? अगर हम FIR लिखवाए तो क्या कर लोगे आप हमारा? इतना बदतमीज है। 2 आदमी बच्चे लदे पड़े हैं, ना स्कूल जा पा रहे हैं ना स्कूल का कोई काम हो पा रहा है। बच्चों क्या हाल हो गया यहाँ पर? ऐसे कोई कॉलोनी होती, कोई कौन सी कॉलोनी होती है? इतना कोई ऐसा तो है नहीं अभी लो क्लास आदमी रहता है, सब हाई फाई क्लास है। हाई फाई क्लास का ये हाल होगा क्या? वहीं कॉलोनी के बाहर कॉलोनी निवासियों ने बाहर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद नगर निगम के आला अफसरों के साथ ही महापौर डॉक्टर उमेश गौतम मौके पर पहुंचे और उन्होंने कॉलोनी वालों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर कॉलोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने कॉलोनी में भरे पानी को 5 घंटे में निकलवाने की बात कही, जिससे कॉलोनी वालों को कुछ राहत मिली। मौके पर मौजूद अनुभव गोयल ने बताया कि यह पानी बरसात के साथ साथ पीछे बने संजय नगर मोहल्ले का भी है। अनुराग जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? यहाँ पे लोग पलायन भी कर रहे हैं और जल भर गया घरों में। जल जो भर गया है वो रेजिडेंसी गार्डन कॉलोनी का ना होके इसमें हजियापुर, जोगी नवादा, संजय नगर, ये सारे जगह का पानी जो यहाँ पर आ रहा है, सिटी आर्ट कॉलोनी, नीलकंठ फ्लैट, सब पानी इसी में अंडरग्राउंड हमारे यहाँ होता हुआ आ रहा है। और उसके बाद अभी ये बबलू सभासद ने उधर वो जो नाला बनवाया, वो उल्टा संजय नगर का नाला बनवाया, वो पानी जो उधर जाना चाहिए था त्रिमूर्ति से आगे, वो पूरा नाला इधर आ गया। उस चक्कर में ये पूरी रेजिडेंसी गार्डन इस समय डूबी हुई है। इस समय मेरे घर के अंदर 2 इंच पानी चल रहा है। 131 134 मेरा हाउस नंबर है, मेरे घर के अंदर आर पार 2 पानी चल रहा है 2 इंच। इसको लेके कोई प्रशासन को सूचना दी? प्रशासन को कल मेयर साहब से मिलके आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम पानी निकालें, लेकिन इसके लिए तो अब फौरी तौर पर क्या है कि हमें जैसे जो नाले के लिए पंप निकालने के लिए जो होता है कि मतलब जो फौरी तौर पर भी समाधान है वो हमें मिले, जिससे पानी हम बाहर सड़क पे फेंकें इतना लंबा पाइप लगा के। सेकेंडली जो वो नाला आ रहे हैं जिनका पानी हमारी वजह से हमारा लेवल बढ़ रहा है, वो नाले बंद हो
हजियापुर और जोगीनावादा के संजय नगर वाला जो नाला है वो ब्लॉक करा जाए इमीडिएट इफेक्ट से। फर्दर इस पर एक अन्यत्र संप वेल की नए उस पर, और जो जितने ये नाले हैं वो नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो सारे नाले उधर की तरफ बनने चाहिए। त्रिमूर्ति से आगे निकाल, त्रिमूर्ति से आगे जाके मेन पाइप सारा नाला का पानी उधर निकलना चाहिए, जो पूरा पानी रेजिडेंसी गार्डन में आ रहा है। अगर सरकार ने कहीं का भी पानी निकालना है तो उसके लिए दूसरे के घर में, मैं अपना घर का पानी निकालने के लिए आपके घर में थोड़ी छोड़ूंगा। तो वो पूरा पानी जो पूरे शहर का, आधे शहर का पानी इस रेजिडेंसी गार्डन में आ रहा है। संप वेल चूंकि अलायंस बिल्डर ने जगह दी, उसमें वो संप वेल बना नगर निगम का, तो वो सारा पानी अंडरग्राउंड यहीं से होता हुआ जा रहा है। मौके पर मौजूद समस्या का निदान करने का प्रयास कर रहे नगर निगम के जूनियर इंजीनियर प्रदीप आर्य ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अन्य क्षेत्रों का पानी रेजिडेंसी गार्डन कॉलोनी में आ गया है। जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। ये पंप से पानी निकलना है, बारिश रात को बहुत ज़्यादा हुई है, उस वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है। अब पंप इसमें लगे हुए हैं और थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें निकलने के लिए, लेकिन जो उधर से एक नाला जो संभल पर आया है उसने ज़्यादा स्थिति खराब कर ली है। तो इसमें हजियापुर का, गोटिया का पानी सभी इसमें आया है और बारिश भी ज़्यादा हुई है, इसमें थोड़ी दिक्कत आई है। अच्छा, आईटीबीपी में शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डीआईजी एपीएस निम्बाड़िया ने किया शुभारंभ। इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस के बरेली मुख्यालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई। इसका शुभारंभ डीआईजी एपीएस निम्बाड़िया ने वीडियो ऑन कर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंसिंग सेवा से कुमाऊं मंडल के सभी कैंप कार्यालयों में योजना का आदान प्रदान व अन्य मीटिंग संबंधी कार्य कम समय में होने लगेंगे। बरेली आईटीबीपी जोन के अंतर्गत आने वाले 173 किलोमीटर भारतीय सीमा पर बने सभी कैंपों और दिल्ली से सीधी जानकारी का आदान प्रदान होने में सुविधा मिलेगी। यह कहना है आईटीबीपी के डीआईजी एपीएस निम्बाड़िया का। एक्चुअली एक सुविधा दी है हमें लीज लाइन की। सो लीज लाइन पे हम दिल्ली से और अपने जो हमारी अग्रिम बटालियन है वाहिनियाँ, उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कांटेक्ट में रह सकते हैं। अब चूँकि आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है और दूसरा बरेली में लाल फाटक के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये लीज लाइन में थोड़ा डिफेक्ट्स आ गया था। अभी हमने संबंधित मंत्रालय से अनुरोध किया था कि इसको आप ठीक करें, तो उन्होंने भी बीएसएनएल ने उसको ठीक किया और आज उसका टेस्ट किया हमने, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ से हम पिथौरागढ़ जो हमारी बटालियन है उनके सेनानी महोदय से बातचीत की है और इस तरीके से एक टेक्निकली ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसको कि हम अब रोज़मर्रा के जो प्रशासनिक कार्य हैं, निर्णय लेने का जो आपस में विचार विमर्श किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो डिसीजन होते हैं तो उनको हम तत्काल ले सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता यहाँ के कार्यालय को और जो हमारी बॉर्डर की बटालियंस हैं उनके कमांडेंट्स को बढ़ेगी और इस प्रकार से जो है यदि ऑफिसर यहाँ आते हैं तो उसमें उनका आना जाना का खर्चा, रिस्क इन्वॉल्व होता है रास्ते का, जैसे बारिश के समय पहाड़ों में, तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए फिर हमने आज शुरू किया है। सो लेट्स सी आगे चलता रहे और इसको हम आगे और सुधार करेंगे। थैंक यू। लगभग किस किस जगह से आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यालय में बात? यहाँ से दिल्ली से भी हमारी हेडक्वार्टर से होती है और आज हमने जो है यहाँ से भी किया बॉर्डर बटालियन से। रामगंगा का जलस्तर बढ़ा, सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा। पहाड़ और मैदानी इलाकों में काफी दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से रामगंगा व उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। इससे रामगंगा से सटे बरेली के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रामगंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला आपदा अधिकारी ने अलर्ट जारी कर दिया है। चौकसी बढ़ाने के साथ ही सभी तहसीलों में 48 बाढ़ चौकियां क्रियाशील कर दी गई हैं। रामगंगा नदी का जलस्तर पिछले 3 दिन में करीब 2.5 मीटर बढ़ा है। रामगंगा का जलस्तर 160 मीटर पर पहुंच गया है। फिलहाल रामगंगा खतरे के निशान से महज 3 मीटर नीचे बह रही है। यह देखते हुए शासन ने बरेली समेत सभी बाढ़ आशंकित जिलों के डीएम को अलर्ट कर दिया है। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से बरेली के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रामगंगा के पास बना सेंट एंड्रयू स्कूल जलमग्न हो गया है। जल भराव की वजह से स्कूल के आने जाने का रास्ता भी डूब गया है। रामगंगा पुल पर राहगीर कमर जैदी से बात करने पर उन्होंने बताया कि रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर आने वाले समय में समस्या बढ़ सकती है। 5 दिन से लगातार बारिश जो है हो रही है और इससे जो है रामगंगा का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है और अगर
मौसम 2-3 दिन अगर लगातार बारिश और हुई तो इससे जो है उसके आसपास के जो गांव हैं या जो भी एरियाज़ हैं तो उनमें बहुत जानो माल का नुकसान हो सकता है। इसके लिए प्रशासन जो है ठोस कदम उठाने चाहिए और पानी के जो ब्लॉकेज हैं उनको क्लियर कराना चाहिए ताकि जो किसी भी तरह की जनहानि से बचा जा सके। वहीं क्षेत्र में रहने वाले अजीत वाजपेयी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से इस क्षेत्र के सैकड़ों गांव जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। 100-125 गाँव बाढ़ से पीड़ित हैं और जो पास के स्कूल हैं गंगा किनारे वो सभी बंद चल रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है और सभी ना कोई टीचर जा पा रहे हैं। स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कोई प्रशासन ऐसा इंतजाम करे जो स्कूल खुल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब खराब हो रही है इससे। अगर लगातार बारिश हुई तो आगे दिक्कतों का सामना, लगातार बारिश होती रही तो आगे बहुत ज़्यादा खतरे के निशान पे गंगा पहुंच ही चुकी है। अब तो बस घरों में पानी भरना रह गया है। इसी इलाके के रहने वाले वसीम ने बताया कि जल भराव की समस्या बेहद गंभीर है। यहाँ आसपास में काफ़ी जल भराव है, उसके वजह से काफ़ी दिक्कत है। लोग बच्चों के स्कूल में पढ़ाई के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 5 दिन से स्कूल बंद है और आप भी परेशान हैं कि एजुकेशन में क्या होगा अगर यही सिस्टम रहा तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, प्रशासन को भी देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी ने की पत्रकारों से बातचीत। कुरान और हदीस की आड़ में 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह का जमकर फायदा उठाया जा रहा है। बरेली में वेश्यावृत्ति को मना करने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़िता ने केंद्रीय मंत्री की बहन फरहत नकवी से मदद की गुहार लगाई है। किला इलाके की रफत का आरोप है कि उसके पति ने उसे इस बात पर तलाक दे दिया क्योंकि उसने वेश्यावृत्ति करने से मना कर दिया था। पीड़िता रफत ने बताया कि उसका पति घर में गैर मर्दों को लेकर आता था और उनके साथ हम बिस्तर होने का दबाव बनाता था। जब वह इनकार करती थी तो उसका पति मुमताज उसे मारता पीटता था। यह कहना है पीड़िता रफत का। मैं अपने घर में ससुराल में रहती हूँ, वहाँ पर मेरे पति गलत काम करवाने की कहती हैं, गलत जेंट्स लोगों से संबंध बनाओ। मैंने मना किया तो मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे मारा। मारने के बाद में फिर बोले अगर तू नहीं बनाती है तो फिर तू सोच तेरे भाई जो होंगे मैं उनको मोरा बनाता हूँ। तो मंचा लेकर उस दिन भी मेरे ऊपर खड़े हो गए थे। कब से ये सिलसिला चल रहा है? शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 1 मई को हुई थी। 1 मई से मुझे इन्होंने सिर्फ 1 महीना ही सही रखा था और फिर उसके बाद में व्यवहार करने लगे थे मेरे साथ में बुरे। उसके बाद में फिर मुझे ये मारते थे तो मैं कहीं नहीं जाती थी, घर पर ही रहती थी। एक बार ये गिलास मारा था उन्होंने मेरे सर पर, ये खून निकलने लगा था तो उनकी बहन बोली तुम बाहर मत जाना, केस में बदनामी तुम्हारी भी होगी, तुम्हारे शौहर की भी होगी, तुम्हारे घर वालों की भी होगी। तो मैं इसीलिए मैं बाहर नहीं निकली घर से। फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे पट्टी कुछ भी नहीं कराई तो उनकी मेरी जेठानी जो है उनकी लड़की ने पट्टी करी थी मेरे। तो उसके बाद में इन्होंने फिर उसके बाद मुझे दवा भी नहीं दिलाई थी। फिर मैं रोती रही, ये गाली बकते रहा मुझे, बोले खाना बना। मैंने कहा मेरी जो तकलीफ़ है, मुझे दिमाग घूम रहा तो मैं खाना कैसे बनाऊँगी। जब इन्होंने दूसरों के पास भेजने की मेरी ये बात करी थी तो मैं अपने घर पर आ गई थी। इन्होंने मुझे मार के निकाल दिया था। जब मैं घर पर आई थी अपने तो ये घर पर भी आ गए थे संडे वाले दिन 29 जुलाई को। जब ये 29 जुलाई को घर पर आती हैं तो वो तमंचा रख के लेकर आए थे अपनी जेब में, उसको दिखा रहे थे, बोल रहे थे वो बोले अगर तू नहीं जाएगी मेरे साथ में। तो उन्होंने मेरी चोटी पकड़ के मेरे इन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में मेरी बहनें बोली तो उनको भी इन्होंने मारा। जब इन्होंने मुझे मारा तो गाली देते हुए 3 बार इन्होंने कहा तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी, तुझे तलाक दी। इस मामले की शिकायत पर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने बताया कि पीड़ित महिला अपनी समस्या लेकर आई है। शौहर मुमताज उससे वेश्यावृत्ति कराना चाहता है, मना करने पर उसे मारता पीटता है। इसी के चलते मुमताज ने रफत को तलाक दे दिया। संस्था इसके लिए हर संभव मदद करेगी, साथ ही कानूनन लड़ाई भी लड़ेगी। यह कहना है फरहत नकवी का। ये रिफत नाम की एक लड़की है जिसने ये आरोप अपने पति पे लगाया है कि मुमताज़ इनके जो पति हैं उन्होंने इसको वेश्यावृत्ति कराने के लिए काफ़ी प्रेशर डाला। इससे पहले भी वो 3 शादियां कर चुका था। उन बीवियों के साथ भी इसी तरीके से उनको प्रताड़ित करता था, वो भी छोड़ के चली गई और अब रिफत के साथ भी इस तरह की हरकत करवाने के लिए वो बात करता है।
तो रिफ़त ने जब इस चीज़ के लिए इनकार किया तो रिफ़त को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। रिफ़त जब अपने घर पे आ गई तो अभी संडे वाले दिन वो घर पे गया और घर जाके रिफ़त को मारा पीटा और मार पीट के घर चलने के लिए धमकी दी। रिफ़त ने जब इनकार किया तो रिफ़त को 3 बार तलाक दिया, 3 बार तलाक बोल के तलाक दिया और इतने में रिफ़त ने चौकी में इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले भी आए, लेकिन फ़िलहाल वो इस टाइम छूट चुका है। इस टाइम कार्रवाई चल रही है। रिफ़त चाहती है कि उसको इसमें जो पति इस तरीके की और भी 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, आज रिफ़त की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। न जाने इस तरह से 3 तलाक का दंश कितनी लड़कियां समस्त उत्तर प्रदेश में झेल रही हैं। इस पे रोक लगना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास ये मामला जब कल आया है, हमने देखा कि 3 तलाक का बिल पास ना होने से आज भी लगातार 3 तलाक के केस हमारे सामने आ रहे हैं। और रिफ़त के लिए मेरा फाउंडेशन पूरी तरह से साथ देगा और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक संघ ने की समीक्षा बैठक। पीडब्ल्यूडी के शक्ति सदन में शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक संघ ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका गया और सरकार द्वारा पुरानी पेंशन शुरू करने की बात की गई। विपक्ष वाला सत्ता में पहुंच जाए, जब सत्ता में हो हमारे साथ हो, जब सत्ता में आए तो जब अग्निवीर का रक्षक ही हो जाए मेघ मल्हारों में, तब। बैठक को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता अनिल ने कहा, पत्र में लिखते हैं कि नहीं मनमोहन सिंह जी आप इनकी बात मानो। पत्र में लिखते हैं प्रिय अखिलेश, पढ़ा, प्रिय अखिलेश रहे नहीं इनकी कोई महान शेष, और अब जब तुम हो गए अशेष, हे भस्मासुर अब बताओ क्या करना। इनका रक्षक ही खो जाए मेघ मल्हारों में, कि जब अग्निवीर का रक्षक ही खो जाए मेघ मल्हारों में, अरे तब जी करता है आग लगा दूं इन अग्निवीर के तार। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अन्य प्रदेशों में यह योजना सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बंद कर रखा है। इसे बहाल कराने के लिए हम शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी रुकी हुई पेंशन जारी कराने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये हमारा मंडलीय समीक्षा चल रही है पूरे प्रदेश में आज की तारीख में। बड़े बड़े कार्यक्रम आंदोलन हमने सरकार के खिलाफ दिए हैं। अंग्रेजों के ज़माने से हम लोगों को जो वेतन मिलता था उसका कुछ अंश बचा के रखा जाता था, जो हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था के नाम से मिलता था रिटायरमेंट होने के बाद। सरकार ने समाप्त कर दिया और कहा कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, आप बोझ हैं हमारे ऊपर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि नहीं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, ये कोई भीख नहीं है, ये इनका बचा हुआ अंश है। यहाँ तक गनीमत थी, 2005 से शुरू किया। इसके बाद हमारा पैसा काटा जाने लगा, 10% हमारे वेतन से काटा गया और उसके बाद 10% सरकार ने डाला। पहली बात तो पैसे का अभी कहीं अता पता नहीं है। सूचना का अधिकार हमने जब मांगा तो पता लगा अभी हमने व्यवस्था नहीं की है, हमें व्यवस्था कर रहे हैं, 10 साल बाद भी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस पैसे को शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, यानी जुआ खेल रहे हैं। अडानी को देंगे, कहीं किसी को देंगे, अपने लोगों को देंगे। आपने देखा UTI 64 का क्या हाल हुआ, तमाम सारे सहारा का क्या हाल हुआ। हम 30-35 साल बाद जब रिटायर होंगे तब अपना शेयर मार्केट में ढूंढेंगे कि हमारा शेयर का मार्केट का आज भाव क्या है। हम इसमें नहीं जाना चाहते। सरकार को पैसा लगाना है, शेयर मार्केट में दोस्ती करनी है, अपने लोगों से दोस्ती करें, अपने लोगों को पैसा लगाएं, लेकिन हमारा पैसा सिक्योर्ड होना चाहिए। 30-35 साल बाद हमको पता रहना चाहिए कि हमारा पैसा कितना बढ़ा, कितना घटा। एक बात। दूसरी बात, अगर यही बात कहते हैं तो इन्होंने एक आदेश किया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ अपने हिसाब से दे सकती है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट भाजपा की नहीं है, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, वहाँ वहाँ त्रिपुरा में भी उनको मिल रहा है। आज तक पेंशन मिल रही 12 साल से, और आपका वेस्ट बंगाल में हमको मिल रही है। उन लोगों ने हमारा नहीं छीना। दूसरी बात, पलट बात अगर हम करें तो आप देखिए कि जो सांसद विधायक होते हैं, अगर विधायक एक सत्र में हो गया यानी MLA बन गया और वो 6 महीने बन गया तो उसको वहाँ की पेंशन जीवन पर्यंत हो गई। उसके बाद अगर वो MLC बन गया तो उस सदन की फिर उसको मिल गई, ये डबल हो गई। फिर अगर वो सांसद बन गया तो ट्रिपल हो गई उसकी, और 3 बार उसको पेंशन मिलेगी, भले 6 महीने उस सत्र में जाए, 6 महीने सत्र में रहे। भाई वो क्यों नहीं पेंशन आधारित ये लेना चाहता, शेयर आधारित, क्यों उसको डर लगता है शेयर आधारित में? वो भी शेयर आधारित दे, हम भी शेयर, हम 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद शेयर में डालना चाहते हैं, और उनको 6 महीने बाद भी शेयर में नहीं डालना चाहते, उनको सिक्योर्ड करते हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार का चूँकि इस समय चुनावी माहौल है,
2019 में चुनाव है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें ताकत से लड़ा जाए। इसमें हमारे साथ पूरे प्रदेश के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर PCS अधिकारी तक सभी लोग सम्मिलित हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग हमारे साथ हैं, जिसमें रेलवे से लेकर इनकम टैक्स से लेकर BSNL तक के लोग हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षक भी हमारे साथ हैं। तो हम समझते हैं कि अच्छी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हमारी बात तार्किक है, सरकार को माननी चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। बैठक में सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कों का बुरा हाल, कांवरिये होंगे बेहाल। लगातार हो रही बारिश से शहर की सभी सड़कों का बुरा हाल हो गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को हजारों कांवरिये बरेलीनाथ नगरी के शिवलिंगों पर जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों को सड़क पर मौजूद गड्ढों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा परेशानी चौपला पुल पर बने बड़े बड़े गड्ढों से होने वाली है, क्योंकि शहर में आने जाने वाले कांवरियों का आना जाना उसी रोड और पुल से ही होगा। चौपला पुल पर हुए गहरे गड्ढों की वजह से जाम की स्थिति बनती जा रही है, जिसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। मौके पर मौजूद ट्रैफिक SI राजेश कुमार ने समस्या बताते हुए कहा, पानी की वजह से गड्ढा हो गया है और गड्ढा होने के कारण जाम लगा है। और जब मैं इससे ये ट्रेनों द्वारा चार्ली को और चार्ली द्वारा आश्रम वाले आवास को बता दिया गया, इसको हमारे TSI द्वारा SP ट्रैफिक द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया और ये बताया गया कि अभी टीम आ रही है। अभी तक कोई टीम नहीं आई है। टेम्परेरी व्यवस्था के लिए मैंने ईंटें और ये डलवा के चला रहा हूँ। आज से कांवरिये जाना और आना शुरू हो जाएंगे इसी रोड पे, उसके लिए बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसके लिए अगर ये गड्ढा नहीं भरा गया तो जाम लगेगा। ये जो गड्ढा नहीं भरा गया तो जाम लगेगा, जो पुल सकरा है और आने जाने वाले ज़्यादा लोड है, दबाव ज़्यादा है। क्योंकि सारे कांवरिये शहर के इसी रोड से आएंगे और जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? कचला तरफ जाने वाला यही रोड है, इसलिए ज़्यादा लोड रहेगा। तो ये गड्ढा जब भर जाएगा तो नागोल लगने तो थोड़ी घटना लगेगी। नेशनल हाईवे 24 धंसने से हुआ ट्रैफिक बंद। बरेली से लखनऊ हाईवे पर कई स्थानों पर मिट्टी धंसने के बाद खाई बन गई है। भारी बारिश के चलते कई जगह सड़क टूट गई है और यातायात कस्बे की ओर मोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण करने का काम एरा कंपनी द्वारा बंद करने के बाद से राजमार्ग की हालत रिंग रोड से भी ज्यादा खराब हो गई है। बड़ा बाईपास पर कम से कम 20 से अधिक स्थानों पर मिट्टी के धंस जाने से गहरे गड्ढे हो गए हैं। इतना ही नहीं, हाईवे के दोनों ओर की सड़क भी कई फुट टूट गई है। NHI बाईपास को सुबह से ही दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां से गुजरने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर बुखारा की ओर निकाला जा रहा है। NHI हाईवे का निरीक्षण कर रहे फरीदपुर के SDM राकेश सिंह ने हमें यह जानकारी दी। देखिए, जो फरीदपुर का बाईपास है वो सूचना मिली बरसात की वजह से वहाँ कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी, तो वो खिसक गई है। मैंने परसों ही इसका निरीक्षण किया था और इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। कल भी मैंने देखा और NHI के लोग आए थे और कल उन्होंने रूट को बाईपास को बंद कर दिया है। तो चूँकि बाईपास जो है वो जा रहा था और शहर से होकर गाड़ियाँ जो है वो अभी निकल रही हैं, तो यातायात में कोई समस्या नहीं है। लेकिन NHI वालों से बात हुई है कि वो तत्काल उसको ठीक कराएंगे। लगभग 2600 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है, 8 साल भी हो गए हैं। क्या लगता है विभागीय लापरवाही? अब इस संबंध में रिपोर्टिंग हो चुकी है, अब जो उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है, अब इस पर जो कार्रवाई है वो ऊपर से ही तय होंगी। कुदेशिया स्थित साईं बाबा के मंदिर में भक्तों द्वारा शिरडी साईं बाबा की पालकी बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई। जिसका भक्तों द्वारा फूलों से जगह जगह स्वागत किया गया।
साईं बाबा की पालकी का महत्व बताते हुए मंदिर के प्रबंधक अनूप कुदेशिया ने कहा कि शिरडी की तर्ज पर हम लोग पालकी को निकालते हैं। पालकी की वजह ये है कि बाबा अपने समय में हर गुरुवार को द्वारका माई से चावड़ी जाया करते थे और बाबा के साथ सारे भक्त चला करते थे छतरी लगा के बाबा को। पीछे दृश्य में भी आप देख रहे होंगे, ये पालकी का ही बाबा के समय का ही एक चित्र है जिसमें कि बाबा साथ में हैं और भक्त साथ में जा रहे हैं। बाबा के महासमाधि लेने के पश्चात ये नियम अभी तक बरकरार है। बाबा को हम लोग बाबा की वेदी पर बैठाते हैं और बाबा को घुमाते हुए चावड़ी तक लेके जाते हैं। ये सिलसिला शिरडी में भी इसी तरीके से होता है। सैकड़ों भक्त यहाँ पर आनंद उठाते हैं। बाबा के इस घर में वही नियम हमारा चल रहा है। हम भक्तों के साथ मिलकर बाबा को पालकी में लेके जाते हैं और घुमा के बाबा को अपने पिछले लगभग 17 साल ये 17 साल से सिलसिला इस बाबा के घर में चला आ रहा है और ये रौनक दिन पर दिन बढ़ती है, भक्तों की आस्था बढ़ती है। खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।